अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। बिलाखिर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और अब तमाम तर जो तवज्जो है वो ये है कि अगला जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है कौन होगा। इस सिलसिले में भी ज़ाहिर है कि फ़ैसला हर सूरत में होना है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहा है कि वो 12 अगस्त तक के सिलसिले में मशावरत जो है वो मुकम्मल कर लें। आज के प्रोग्राम में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, फोकस हम करेंगे कि अगस्त 2018 में जब इलेक्शन के बाद हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, और ज़ाहिर है कि वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सके, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए PTI की हुकूमत को घर जाना पड़ा और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोalition था जो उसकी हुकूमत आई। 16 माह उन्होंने काम किया। तो 2018 से लेके 2023 तक पाकिस्तान की मईशत में क्या कुछ होता रहा, क्या हमने इसमें बेहतरी आई या मज़ीद हालात ख़राब हुए, आदाद शुमार के साथ बात करेंगे और 2 हिस्सों में कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करें। एक ओवरऑल 5 साल हमारी क्या परफॉर्मेंस रही मईशत की, और फिर PTI वर्सेस PDM, दो के PDM का अरसा कम रहा, लेकिन नेवरदलेस शहबाज, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वो इसलिए उन्होंने हुकूमत ली थी कि वो मुल्क को बचाना चाहते थे, और क्या वो कामयाब हुए, इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन टू बिगिन विद, डू यू थिंक कि ये फेयर असेसमेंट होगी? वैसे तो पाकिस्तान में आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ये 5 साल अगर आप देखें माशी एतबार से, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पाकिस्तान की देखें, तो वी कैन से कि ये वर्स्ट थे इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। रुपए की कदर की बात करें, महंगाई की बात करें, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात थे। तो डू यू थिंक इट इज़ फेयर असेसमेंट कि ये बदतरीन, आप कह सकते हैं कि हालिया तारीख में पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो ये साल थे? कामरान, ये जो 15वीं कौमी असम्बली थी, ये 21वीं सदी की इसको बदतरीन कौमी असम्बली से इसे कंपेयर किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे, जो ख़ुद पॉलिटिशियंस हैं बिलोंगिंग टू दी रूलिंग अलायंस वो ये बात कर रहे हैं। और अगर इनको इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर इनकी कारकर्दगी को देखें, मेरे ख्याल इतनी बदतरीन कारकर्दगी किसी भी हुकूमत की नहीं रही। जो इसमें फैक्टर्स 2 तरह के थे जिसकी वजह से जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो ख़राब रही। एक तो ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा वो एग्रावेट हुए, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ना, आपकी जो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो प्रोडक्टिविटी है उसका ना बढ़ना, टैक्स टू GDP रेशो का ना बढ़ना, ये वो सारी चीज़ें थी जो कई दहाइयों से चली आ रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसा पीरियड गुजरा के बावजूद इसके कि इन्होंने हर चीज़ का बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया। अपनी जो इकॉनमी थी, जो मैक्रो इकनॉमिक कंडीशंस थी, उसमें ना तो PTI की हुकूमत बेहतरी ला सकी और ना ही PDM की जो हुकूमत है 16 माह की, उसमें कोई बेहतरी ला सकी। ये वो पीरियड था जब बिल्कुल पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब चला गया। और दिवालिया होने में जो बड़ा जो किरदार था, पहले इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब देखा कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको निकाला जा रहा है, तो उन्होंने ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान का प्रोग्राम डीरेल हो गया। जो ट्रस्ट डेफिसिट था बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF एंड द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो बढ़ गया। फिर ये सिलसिला रुका नहीं। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना बने। जब वो वज़ीर ख़जाना बने तो उनको 45 डेज मिनिमम लगे वो जो कॉन्फिडेंस था उसको रिस्टोर करने का। पार्टी के अंदर जो उनको अपोजिशन थी इसहाक डार साहब की, नवाज शरीफ साहब कैंप की, उसको ओवरकम करने के लिए। और फिर जब मिफ्ता इस्माइल के 6 माह ऑलमोस्ट पूरे नहीं हुए थे, उनको जब फारिग कर दिया गया, डार साहब आए। डार साहब ने फिर उन्होंने IMF का प्रोग्राम नहीं आगे चलाया। आपको लगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कंडीशंस मीट हो रही है, लेकिन अंदर खाने से हम 12 ये बात कहते रहे थे कि वजारत ख़जाना इस प्रोग्राम को करने की फेवर में नहीं है। तो ये ओवरऑल एक असेसमेंट फर्दर इसमें आई थिंक लेट्स बी फेयर, क्योंकि चीज़ों को पूरे पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। इन 5 सालों में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जिस पे ज़ाहिर है कि किसी भी हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता। एक हमने कोविड देखा, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में वो पेंडेमिक था, उसकी वजह से 2 के कहा जाता है कि पाकिस्तान को उससे फ़ायदा ही हुआ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी। दूसरा जो फैक्टर है, जो रशियन इन्वेजन थी यूक्रेन, उसकी वजह से जो पूरी दुनिया में वो तेल की कीमतें हों या फिर जो फूड प्राइसेस हों उसमें इंक्रीज़ आया। और तीसरा फिर जो फैक्टर था वो पाकिस्तान में जो डेवस्टेटिंग जो सैलाब आए पिछले साल। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें आप वो PTI की गवर्नमेंट हो या फिर PDM की गवर्नमेंट हो, उनको वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वहाँ पर अगर चलें, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो उसमें बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं आई थिंक उसमें फिर ये क्लेम नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि शायद ये उनका कसूर नहीं है।
एक एक करके ये फैक्टर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान का मसला ये, और हर हुकूमत ने कोई भी क्राइसिस आया, कोई नेचुरल डिजास्टर आई है, उसको इस्तेमाल किया है एज एन एक्सक्यूज कि उसकी जो बुरी कारकर्दगी होती है वो उस फैक्टर के खाते में डाल दी जाती है। कोविड का जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ, जो कोरोना वबा थी, उसका पाकिस्तान को नुकसान कम हुआ और उसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ। पहले जो 3 माह थे, जब कुछ समझ किसी को कुछ नहीं आ रही थी कि इस वबा से कैसे डील करना, तो वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी। लोग घरों में बैठ गए थे, डर गए थे, मूवमेंट नहीं हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। लेकिन उस वक्त में भी जो फैक्ट्रियां थी फैसलाबाद के अंदर, जब इन्होंने दिखाया कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मनफी ग्रोथ इन्होंने 30% कितने तक भी दिखाई, तब भी फैसलाबाद के अंदर फैक्ट्रियां चल रही थी, बाहर ताले लगे हुए थे। तो उसके बाद फिर जैसे आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट्स का, फिर आपको बेनिफिट हुआ उसका, जो उसकी प्राइसेस बढ़ गई। जो यूक्रेन वॉर थी उसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस की जो एस्केलेशन हुई, उसका डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उसका महंगाई में भी वो चीज़ ट्रांसलेट हुई। सैलाब का भी अगर आप देखें, सैलाब का भी इन्होंने इनके बजट के ऊपर उतना प्रेशर नहीं था। इस सारे अरसा के बावजूद जो इन्होंने बुनियादी काम करने थे वो ये नहीं कर पा रहे थे। तो यस, ये तीनों फैक्टर्स अपनी जगह पे मौजूद थे। उनका समहाउ उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया इन लोगों की, इन हुकूमतों की परफॉर्मेंस के ऊपर, बट वो इतने बड़े फैक्टर्स नहीं थे जिसकी वजह से इनकी हर चीज़ डीरेल हो जाए। लेकिन कामरान, आगे बढ़ने से पहले हम सुन लेते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद कौमी असम्बली की इस जो थी 15वीं कौमी असम्बली, उसकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहा, जरा एक दफ़ा फिर सुनते हैं। 88 से नेशनल असम्बली में आ रहा हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन नेशनल असम्बली है। इससे पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं दिया। तो आज खुशी का मुकाम है कि इससे पाकिस्तान के अवाम की निजात हुई। तो सर, यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान आपको मुबारक। आप समझते हैं कि बदतरीन असम्बली में आपका भी किरदार रहा है? जी बिल्कुल, हम सब शामिल हैं। मुझे शर्मिंदगी है और माफ़ी मांगते हैं पाकिस्तान के अवाम। जी, जब एक साबिक वज़ीर आज़म इतना ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हो कारकर्दगी ख़राब होने को, तो डेफिनेटली उसकी कोई वजह होगी। और शायद खाकान अब्बासी साहब, उनके बारे में सब जानते हैं कि वो जब बात करते हैं तो बगैर किसी वजह के बात नहीं करते। ये नाजरीन जो हुकूमत थी, बल्कि ये जो असम्बली थी, उसमें 2 इस असम्बली ने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया, इमरान खान साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। और इस दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने तौर पे कोशिश भी इन्होंने की, लेकिन इनके जो स्टेप्स थे, जो इन्होंने इक़दामात उठाए, वो अक्सर मिस स्टेप्स वो कंसिडर हुए। वो अपने वो जो टारगेट जो थे वो अचीव नहीं कर सके। जो सबसे जो बुरा वक्त था पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो महंगाई में इजाफा होना था। जब हम ये अदाद शुमार देखते हैं, और ये जो नंबर्स अब हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रेजुअली इस प्रोग्राम के दौरान, वो नंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं। और ये एवरेज आउट किए गए नंबर। इसमें अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा किसी चीज की कीमत और किसी जगह पे बहुत कम है, तो दोनों का एवरेज नंबर लिया गया है। और ये तमाम अदाद शुमार जो है वो सरकारी हैं, PBS के हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। हमने सिर्फ उनको कंपाइल किया और कंपैरिजन दिया है। कामरान, चंद जो बड़ी चीजें हैं, एक एक करके अगर उनको डिस्कस हम कर लें, और हम 5 साल को भी देखेंगे, और इनका जो 1.5 साल है उसमें ये जो इनके 16 माह थे वो, और उसका कंपैरिजन जो है वो PTI के टाइम के वो स्क्रीन के ऊपर वो चलती रहेगी स्लाइड्स। लेकिन जो इनका 5 साल का अगर आप अरसा देखें, लोगों के लिए चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है जब वो कम होगी, जो एक चीज़ वो पहले 1 रुपये में लेते थे वो 3 रुपये की अगर हो जाए, तो वो फिर उनको परवाह नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म है और कौन सी 15वीं असम्बली है, कौन सा उसका नंबर है। गोश्त से अगर स्टार्ट ले लें, बड़ी एक बुनियादी डाइट होती है। हर जो बड़ा गोश्त जिसको बोलते हैं बीफ, उसकी कीमत कामरान 5 साल में 113% उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, उसमें अगर सिर्फ PTI का अगर टाइम देख लें, PTI के टाइम पे उसमें 67% इंक्रीज आया, और फर्दर उसमें कोई इंक्रीज इनके टाइम पे आया। तो मजमूई तौर पर 113% जो है वो गाय का जो गोश्त है उसकी कीमत में पिछले 5 साल के अरसा में उसमें इजाफा हुआ है। जो मटन था उसकी कीमतों में 112% इजाफा हुआ है। कहने को 112% है, उन लोगों से पूछिए जो ये जिनकी पहले वो उनकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा थी, उन्होंने उसको हाफ करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिनको बिल्कुल इसके ऊपर अपने रिलायंस वो ख़त्म करनी, अपनी फूड की वो जो उनकी लिस्ट थी उसमें से उनको एक्सक्लूड करना पड़ा। चिकन जो है वो एक आम इस्तेमाल की चीज़ है, और बहुत सारे लोग जो मटन और बीफ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जो वो चिकन का इस्तेमाल करते थे, उसकी कीमत 5 साल में 156% उसमें इजाफा हुआ है। जो फ़ी किलो चिकन का भी एवरेज प्राइस हम बता रहे हैं, वो कोई 160 रुपये फ़ी किलो होता था, आज वो 410 रुपये से लेके 475 रुपये तक। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो 156% उसकी कीमतों में इजाफा है, ये 410 की जो एक एवरेज प्राइस है उसके ऊपर बता रहे। तो ये हालत है, ये एक डाइट की जो अगर आप सूरत हाल देखें, और इसके अंदर जो फिर अब खुर्दनी जो तेल है वो सबसे ज़्यादा महंगा। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। अब आपने वॉर का जिक्र किया ना, यूक्रेन वॉर का एक इम्पैक्ट तो आया,
लेकिन ये नहीं पता कि इन्होंने टैक्सेस भी लगाए थे पिछली हुकूमतों ने, तो वो टैक्सेस लगाने की वजह से उसकी जो कीमतों में इजाफा हुआ कामरान, वो 224% आपका जो खुर्दनी तेल है वो पिछले 5 साल में महंगा हुआ है। मतलब पहले जो आप तकरीबन 2.5 लीटर लेते थे उस कीमत में आज आपको 1 लीटर मुश्किल मिल रहा है। तो ये आपके इस पे आप देखें लोगों का गुजारा कैसे होता होगा। जो अभी आपकी मिनिमम एक जो वेज है वो 32,000 रुपया है, आप शायद इन्होंने 30 से 32,000 रुपया कर दिया, किसी जगह पे 1,000 रुपया ज़्यादा कम है। और वो भी जो प्राइवेट सेक्टर उसमें वो पूरी मिनिमम वेज लोगों को नहीं मिलता। बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों के अब ना तो उनका किचन चल रहा है। ये 5 साल की असम्बली का कारनामा है जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया, ना उनका बिजली का बिल वो बेचारे दे सकते, ना उनका किचन चल रहा है। तो ये इतनी सूरत हाल ख़राब हुई। दाल समझा जाता था कि हर घर में ये इस्तेमाल होती है, गरीब घरानों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इनको शायद लगा कि लोग जो है वो दाल ज़्यादा खाना शुरू हो गए। पिछले 5 साल में कामरान दाल की कीमतों में 220% इजाफा हुआ है। फी किलो 327 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है। तो ना दाल सस्ती रही, ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, ना खाने पकाने का जो तेल है। तो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं इनको एहसास कर लेना चाहिए। और शायद वो जो जिन्होंने हाइब्रिड रजीम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो अभी भी कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उनको समझ लेना चाहिए था कि अगर इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स को चलने दे तो इस तरह के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो ऑन किया है, वो बिल्कुल कहा है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल है। और जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रही जो एस्टैब्लिशमेंट है इन क्रिटिकल एरियाज, सिमिलरली वो कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट हासिल रही। तो मतलब ही इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम एडमिटिंग दैट कि जी उससे हाइब्रिड का जो चीज़ें हैं बिल्कुल आईनी तौर पर वज़ीर आज़म को खुद मुख्तार होना चाहिए, अपने वो जो रियासती इदारे उनको साथ लेके चलें, बट उनको डिसीजन मेकिंग में रोल उनका नहीं बनता। डॉन न्यूज़पेपर के जो 2 एडिटोरियल्स आए हैं, एक उनका आज का और एक कल का, वो अगर 2 एडिटोरियल हुकूमत पढ़ ले तो इनको समझ लग जानी चाहिए कि ये कोई प्राइड करने वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो ज़ाहिर है कि बहुत से फैक्टर्स की तो हमने बात की कि एक और जो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी आपको पता है कि जो महंगाई हो वो चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ती रहती हैं, इंक्रीमेंटल एक इंक्रीज होता है। लेकिन इस दफ़ा लेट्स से कि कंपैरिजन भी है कि 2013 से 2018 तक हमारे यहाँ जो एवरेज जो अफराते ज़र यानी कि महंगाई की शरह रही वो कोई 4-5% रही। लेकिन 2018 और 2023 के दरमियान जो एवरेज इवन मई में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पाकिस्तान में 38% महंगाई की शरह रही और अभी भी अराउंड 28% है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था। अब उस फैक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 2018 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त जो रुपए की कदर थी डॉलर के मुकाबले में, इवन जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो कितना था, 120-25 रुपए, 124 इसके 124-25 के करीब थी। अब आज जब हम बैठे हैं तो शायद 288 क्रॉस कर गया, ओपन मार्केट में उससे भी ज्यादा है। मेरे ख्याल में ख्याल क्या है, ये फैक्ट है कि हिस्ट्री में कभी भी 5 सालों के दौरान, अभी तो हम और कंपैरिजन करेंगे, 5 सालों के दौरान इतना बड़ा जंप, आपके रुपए की कदर में इतनी तेजी से कमी वाकई हुई हो तो जाहिर है कि फिर उसका इम्पैक्ट जो है बाकी चीजों के ऊपर आना है। वो इसलिए कह रहे हैं ना, वो उसके फैक्टर्स क्या वो भी डिस्कस करें। लेकिन 3-4 और कीमतों जो कीमतें हैं ना चीजों की मैं बता दूं, फिर हम ब्रेक लेंगे। नाज़रीन देखिए, जो आटा है, अब आटा हर घर की जरूरत है और 5 साल में 2 हुकूमतों ने आटा जो है लिटरली लोगों की रीच से वो बाहर कर दिया। इसकी कीमत में जो 5 साल में इजाफा हुआ नाज़रीन, वो 266% कीमत में इजाफा हुआ। ये एवरेज हम आपको बता रहे हैं। जो फी किलो आटा है वो 142 रुपए फी किलो और ये सरकारी कीमत है। अगर आप मार्केट में जाएं तो इसका इम्पैक्ट जो इसकी प्राइसेस हैं इसमें और ज्यादा। चावल हर घर में पकता है, उसकी कीमत में 5 साल में 192% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो ब्रेड है, जो ब्रेड अगेन नाश्ते में अब तकरीबन हर बंदा खाता है, बीमार कोई हो तो वो भी ब्रेड खाने की कोशिश करता है, उसकी कीमतों में 5 साल में 192% इजाफा। कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। बच्चों का जो दूध है उसकी कीमत 5 साल में उसमें 103% इजाफा। अंडे एक ऐसी चीज आप समझ नहीं आ रही, इसकी प्राइसेस को कौन रेगुलेट करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, उसकी कीमत में 5 साल में 190% इजाफा। आलू हर घर में, हर किचन में ये हर तकरीबन आपकी डिश में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में 5 साल में 188% इजाफा। अगर आप ले लें बिजली की कीमत, जो बिजली भी वो जो आज भी सब्सिडाइज है, जो सबसे गरीब तरीन तबका है पाकिस्तान का, उसके जो इस्तेमाल की बिजली है उसकी कीमत में 270% इजाफा हुआ है 5 साल में। और फिर आगे आ जाइए, गैस की कीमतें एवरेज 130% इजाफा 5 साल में। पेट्रोल उसकी कीमत में 5 साल में 182%, डीजल
5 साल में 137%। तो नाज़रीन, ये वो बड़े बड़े जो इंडिकेटर्स हैं जो हमने आपको बता दी, वो जो अहम चीज़ें हैं जो जिसको कहा जा सकता है एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतों में ये इजाफा है। तो बाकी आप देख लें क्या सूरत हाल होगी, और अगर यही हाइब्रिड रजीम का यही तोहफा है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे वो जो रियासती इदारे हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो आइंदा आने वाली असम्बली, उनको सोच लेना चाहिए कि उनको क्या करना है, और जो पिछले एक्सपेरिमेंट है वो कितने बुरे तरीके से जो है वो हमारा फेल हुआ है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ये तो 5 साल का कंपैरिजन किया और उसमें पीडीएम और पीटीआई दोनों की हुकूमतों की कारकर्दगी आ गई। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ा ये भी कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि जब पीडीएम की हुकूमत आई उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई और जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे वो क्या थे, और जब अब आज वो हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं तो पाकिस्तान की मीशत कहाँ पे खड़ी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल में पाकिस्तान में माशी जो सूरत हाल है वो क्या रही। पहले हमने ओवरऑल 5 साल की बात की, तो अब जिक्र करते हैं कि पीडीएम ने किस हद तक जो उन्होंने वादे किए थे जब वो इक़्तिदार में आए थे, तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को घर भेजा था, उसमें किस हद तक वो कामयाब रहे हैं। लेकिन डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले ये ज़रूरी है कि सुन लें कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे कि क्यों उन्होंने इक़्तिदार लिया। जरा सुने पहले। हमें जब 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, किसी को शक नहीं था, लेकिन उस कुदरत को, अल्लाह ताला को मंजूर था कि मखलूत हुकूमत की काविशों से और तमाम इदारों की पूरी काविशों से पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस मखलूत हुकूमत ने दिवालिया होने से बचा लिया। अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह मैं आपका खादम और ये मखलूत हुकूमत के नुमाइंदे, हमारे तमाम हुकूमती मशीनरी और तमाम इदारे मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे। जी, शहबाज शरीफ की बात आपने सुनी, तो शहबाज शरीफ साहब तो यही कह रहे हैं कि देखें उन्होंने इक़्तिदार, और वो बड़ा फेमस बार बार उनके जो पीडीएम के रहनुमा कहते थे कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए निकले हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने इक़्तिदार इसलिए लिया बावजूद इसके कि हमें पता था कि बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ पे छोड़ देते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। दिवालिया होने से तो उन्होंने बचा लिया है, बट डू यू थिंक कि जो बाकी हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करेंगे, इन्होंने कुछ बेहतर मतलब परफॉर्म किया है, और ये जो उनका दावा कि अगर वो ना आते तो पता नहीं मुल्क का क्या होता, ये किस हद तक दुरुस्त? देखिए, ये बात ठीक है उनकी कि अदर देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना थे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो इकनॉमिक मैनेजमेंट थी वो इंतहाई पुअर थी। पाकिस्तान बिल्कुल एक ऐसी रेड लाइन की तरफ बढ़ रहा था बड़ी तेज़ी से, जिसकी वजह से हम कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। लेकिन एक उस वक्त जो कंफर्ट लेवल था कि रिजर्व्स गिर तो रहे थे, वो अभी इतने थे कि आपकी 2.5 से 3 माह की जो इंपोर्ट्स हैं उसका वो कवर, बल्कि 2 माह की रफली 2 महीने प्लस की वो कवर आपको दे रहे थे। उस वक्त इंपोर्ट्स भी हमारी कोई $6.5 बिलियन के करीब होती थी। तो रफली आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 माह की इंपोर्ट्स का कवर पीटीआई की जो हुकूमत जब ख़त्म हुई तो मौजूद था। लेकिन खदशा ये था कि जिस तरीके से उनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और जिस इन्होंने रेकलेस तरीके से इकोनॉमी को आखिरी 6 माह में 1 साल में चलाने की कोशिश की, तो उससे ये खदशा पैदा हो गया था पाकिस्तान बहुत तेज़ी से दिवालिया हो सकता है। ये सूरत ब्रीफली बेहतर होती है। फिर जब इसहाक डार साहब आते हैं वज़ीर ख़जाना, तो उस वक्त उसके बाद फिर एक दफ़ा आपकी जो चीज़ें वो ख़राब होना उस वक्त शुरू होती हैं कि जब हुकूमत ने या वजारत ख़जाना ने इम्प्लिसिटली ये फैसला कर लिया कि हमने IMF का प्रोग्राम नहीं करना। लोगों को किसी और तरफ पे लगाया होता, और अंदर खाने सियासत ये हो रही थी कि IMF का प्रोग्राम नहीं करना। मेरे पास मैंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसी कन्वर्सेशन से मैं वाकिफ हूँ जहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो रही थी कि हुकूमत खुद ही IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रही थी, उसको काम नहीं चाहती थी कि प्रोग्राम रिवाइव हो। फिर इवेंचुअली जो है उस वक्त, बल्कि एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, उस वक्त के जो सेक्रेटरी खजाना थे उनकी एक्सेस जो थी टू द प्राइम मिनिस्टर बहुत हद तक लिमिट कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रोग्राम रिवाइव हो। उसके बाद जब ये सूरत हाल चेंज होती है, सेक्रेटरी खजाना चेंज होते हैं, नए सेक्रेटरी खजाना आते हैं, उनको एक्सेस मिलती है प्राइम मिनिस्टर तक, वो उनको ब्रीफ करते हैं, तो और फिर प्राइम मिनिस्टर चीज़ों को अपने हाथ लेते हैं। उनके ऊपर पूरी जो सूरत हाल का इंकशाफ उस वक्त वज़ीर आज़म के ऊपर होता है, जब वो पेरिस में जाते हैं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग होती है। तो एक लंबी स्टोरी है।
बट ये हुकूमत जो अभी ख़त्म हुई है, ये बिल्कुल पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब, उससे भी ज़्यादा करीब ले गई थी जितना करीब पीटीआई की गवर्नमेंट लेके गई थी, अगर ये नया प्रोग्राम साइन ना होता। याद रहे, पिछला प्रोग्राम नाकामी पे ख़त्म हुआ, अब हम एक नए प्रोग्राम। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ऐड करने दें। देखें, ये आपने पॉलिटिक्स जो भी होती रही वो तो आपने जिक्र किया, हमने डॉलर और रुपए की कदर की बात कर रहे थे। मसलन 4.25 साल में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उनकी बेशक बुरी कारकर्दगी थी। 4.25 साल में जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम हुई वो 80-81 रुपए गालिबन बनती है, लेकिन उसके मुकाबले में 16 माह के अंदर पीडीएम के दौर में 103 रुपए की कदर में कमी हुई है डॉलर के मुकाबले में। अब इसका जिम्मेदार कौन है? डू यू थिंक कि अगर ये डीरेल ना होता प्रोग्राम, इसहाक डार साहब की ये वर्सेस मिफ्ता इस्माइल वाली सारी कहानी ना होती और ये IMF का प्रोग्राम इंटैक्ट रहता जो पुराने वाला था, डू यू थिंक कि हम बेहतर पोजीशन में होते, या ये बस फ्री फॉल था, कुछ कर नहीं सकते थे हम? नहीं, ये बिल्कुल फ्री फॉल नहीं था। ये पिछले हुकूमत की जो सबसे बड़ा, जिसको मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ इन सारी सूरत हाल का, करीबन के रुपए की कदर में जो कमी है वह पिछली हुकूमत की अपनी वजह से ज़्यादा हुई है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में रहते, अगर हमारा प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहता है और हमें रिजर्व्स जो है हमारे चाहे उधार से ही वो अपना एक लेवल मेंटेन रखते, हमारी इंपोर्ट्स होती रहती, इतनी महंगाई ना होती, आपके रुपए के ऊपर इतना दबाव ना पड़ता, क्योंकि जब डॉलर की डिमांड थी मार्केट के अंदर और डिमांड आप पूरी नहीं कर रहे क्योंकि आप ना IMF का प्रोग्राम कर रहे हैं, ना आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, ना आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ना आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही है, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत की, उस वक्त की वजारत खजाना की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारी जो $4 अरब की रेमिटेंसेस कम हुई, बजाय बढ़ने के, जो PTI के टाइम पे $31 अरब पे चली गई थी, बजाय बढ़ने के रेमिटेंसेस आ गिरी है $27 अरब पे। और अभी भी जुलाई का जो नंबर कल आया है वो $2 अरब पर मंथ का आपकी रेमिटेंस अगले साल में। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा गैप आ गया, 20 रुपए से लेके 25 रुपए फी डॉलर जो फर्क आ गया था इंटरबैंक का और उसका ओपन मार्केट का, तो जिसकी वजह से आपका रुपए की कदर में इतनी ज्यादा कमी। तो मेरा ख्याल है कि अगर कल इनकी कारकर्दगी लिखी जाएगी, बोला जाएगा जैसे आज हम उसको कंसिडर कर रहे हैं और बात इस पे कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर। फिर जिस तरीके से इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगी, उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी और उसकी वजह से जो GDP ग्रोथ थी वो कम हुई। अब चंद एक और इंडिकेटर्स नाज़रीन को बता दें, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो बेरोजगारी नाज़रीन, वो इस अरसा में बढ़ी। 2018 में जो हमारा बेरोजगारी का नंबर था वो तकरीबन 5.8% है। ये भी कोई इतना ऑथेंटिक नंबर नहीं, हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, पर जो भी है वो 6.7 हो जाता है। 2022 में वो नंबर उस वक्त कम था, हालांकि एक्चुअल नंबर ज्यादा है, ये 6.7 ऑफिशियल नंबर है। अब जो IMF की रिपोर्ट है उसको इंडिकेट कर रही है ओवर 8%। तो बेरोजगारी इस 5 साल के अरसा में बढ़ी। वो जो जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर सके, और ये जो हुकूमत थी इन्होंने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया, इंपोर्ट बंद की तो फैक्ट्रियां बंद होगी। जो सरमायाकारी है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, अगर आपकी सेविंग्स होंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट होंगी, और इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी इकोनॉमी चलेगी। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो 2018 में थी वो 17.1% थी। अच्छा नंबर था, बहुत अच्छा नहीं था बट अच्छा था। ये फर्दर कम होके 2022 में 15.7% ऑफ GDP पे चली गई, और ये जो हुकूमत अब गई है तब यह 13.6% पे आ गई है। 2018 में जो गैर मुल्की सरमायाकारी थी पाकिस्तान में $2.8 अरब, 2022 में $2 अरब, और ये इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और अब जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है PDM के जो आखिरी साल में, वो सिर्फ $1.5 अरब की थी। टैक्स महसूलात की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रही है। जो FBR की जो टैक्स टू GDP रेशियो थी तकरीबन 10% के करीब थी। जब नून लीग की हुकूमत 2018 वाली खत्म हुई, ये गिर के हो गई 9.2%। PTI की हुकूमत के इख्तिताम पर अब ये कुछ 8.5% के करीब है। ये मतलब क्या इकोनॉमी चलाना और क्या टैक्स टू GDP रेशियो, इनके जितने मिनी बजट्स इन हुकूमतों ने इंट्रोड्यूस करवाए और जितने इजाफी टैक्सेस का बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर डाला, खासतौर पर सैलरीड क्लास के ऊपर, और लेकिन जो जहां से इनको टैक्स बढ़ाना था वो ट्रेडर्स थे, वो होलसेल का सेक्टर था, वो एक्सपोर्टर्स थे, वहां पे इन्होंने उनको और ज्यादा एग्जाम्पशंस दिए। तो ये इनकी कामरान, मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद कुछ और आदादो शुमार हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं 5 साल जो मुआशी कारकर्दगी है
जो 5 साल रहे, जो 2 हुकूमतें रहीं, और फिर PTI और PDM के दरमियान भी। आपने तो 5 साल के कुछ फिगर्स दिए, कुछ आदाद शुमार। फॉर एग्जांपल जो 20 किलो आटे का थैला था जब PTI अप्रैल में जब उनकी गवर्नमेंट गई तो 1168 रुपये था। नून लीग जब छोड़ के गई है तो 2824 रुपये है, यानी कि 158% उसमें इजाफा हुआ है। बासमती चावल 104 रुपये पर छोड़ के गई किलो PTI की गवर्नमेंट, 221 रुपये आज रेट है, 112% उसमें इजाफा हुआ। इसी तरह से तमाम अगर आप देखें तो एवरेज भी अगर आप लगा लें 50%, 100%, 80%, जो तमाम एसेंशियल कमोडिटीज आवाम का कंज्यूमर निकल गया, बिल्कुल निकल गया। और इसमें बिजली की कीमतों का आपने तो ओवरऑल तो जिक्र किया था, लेकिन इसने भी कबाड़ा निकाला है। मसलन अप्रैल में जब PTI की गवर्नमेंट गई तो जो 100 यूनिट्स तक यूज़ करने वाले हैं सार्फिन, 9.5 रुपये फी यूनिट थी। आज का रेट जो है वो 16.5 रुपये है। 200 से 300 तक यूनिट्स वाले जो हैं वो कोई रेट बनता है तकरीबन 13.25 रुपये जब PTI की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी। आज वो 27 रुपये फी यूनिट है, 115% इजाफा है। और जो 700 यूनिट तक हैं जब PTI की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी तो कोई 22 रुपये फी यूनिट था। आज उसका रेट जो है वो कोई 43 रुपये फी यूनिट है। तो ये आलम है। तो ऐसी सूरत में और बाकी तेल और बाकी जो मैक्रो नंबर्स और बता देते हैं, मतलब बाकी आपने दोनों का मतलब सुकून अवाम को कितना PTI ने दिया और ना PDM ने दिया। बजट की भी कामरान ऐसी ही सूरत हाल है। 2018 में जो बजट का खसारा था वो 5.8% ऑफ GDP था, 2022 में 7.9% हो गया और अभी भी इसी के आसपास है। उन्होंने ऑफिशियली नंबर्स इस आखिरी माली साल के वो जारी नहीं किए। ये इसके बावजूद जितना आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला, ये इसके बावजूद दोनों हुकूमतें ने ढोल पीटा इस चीज़ का कि हमने कफायत शायरी की जो पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं, तो बजट डेफिसिट इनका हाई रहा। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो पाकिस्तान का जो कर्जा है 2018 में ये 25,000 अरब रुपए था जो पब्लिक डेट था, इसमें मैं लाइबिलिटी शामिल नहीं कर रहा, वो कह ले तो 30,000 अरब हो जाता है। PTI की जब हुकूमत खत्म हुई तो ये कोई 49,000 अरब हो गया, तकरीबन 80% उसमें इन्होंने इजाफा किया। PDM की हुकूमत का भी नंबर्स फाइनल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज नहीं किए। तो इनका जो नंबर मार्च तक का अवेलेबल है वो ये पहले ही इन्होंने तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 12 माह तकरीबन बनते हैं, इन्होंने उसमें 10,000 अरब और ऐड कर दिया है। ये 59,000 अरब रुपया कर्जा PDM की हुकूमत के मार्च 2023 तक है। इसमें ये आखिरी जो 4-5 माह का फिगर्स हैं, 4 माह के, वो आने हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये कुछ 63-64,000 अरब रुपए पे ये कर्जा छोड़कर जा चुकी है PDM की हुकूमत। और सूरत इतनी खराब है, जो सारी बात होती है एक्सटर्नल सेक्टर के क्राइसिस की। इन्होंने जब PMLN की पिछली भी हुकूमत थी कुछ 6.5 अरब डॉलर के इनके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे। PTI की हुकूमत खत्म हुई तो तकरीबन 10 अरब डॉलर्स के 10 से 11 के दरमियान में कोई नंबर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट जब ये PDM की हुकूमत खत्म हुई तो 5.3 अरब डॉलर के इनके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर ऐसी। और ये भी इसके बावजूद कि इसमें IMF की किस्त आ चुकी है 1 अरब डॉलर की, इसके बावजूद कि इसमें वो पैसा आ चुका है आपका UAE के आ चुके हैं UAE का 1 अरब डॉलर, सऊदी अरब का 2 अरब डॉलर। तो ये जो ओवरऑल अगर आप सूरत हाल को अगर हम इसको समराइज कर सकें इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, दोनों हुकूमतों ने में से किसी भी हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से आपको गैर मुल्की कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लोगों के ऊपर टैक्सेस का बोझ डालना पड़ता है, वो तमाम जो चीज़ें जो करने वाली थी वो नहीं की। जो 5 साल में लड़ाई होती रही, या तो एक दूसरे को जेलों में डालने की लड़ाई थी, या ये थी कि अगर PMLN है तो उसमें नवाज शरीफ कैंप वर्सेस शहबाज शरीफ कैंप था, और फिर अगर PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो पाकिस्तान में अगर बॉटम लाइन देखी जाए तो जो कंक्लूजन यही बनता है कि आपको आइन पे अगर अमल दरामद होता रहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और आपकी एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी होगी, और जो लीडरशिप है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो करते हैं लोग और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुल्क की, जब तक वो कंट्री का लॉन्ग टर्म फ्यूचर सही मानों में रियासत को वो प्रेफरेंस नहीं देंगे तो सूरत इससे भी ज्यादा खराब। आपकी ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात की है, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो गई है, क्या मुल्क में इस साल आम इंतखाबात होंगे? अभी तो इसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशानात हैं। तो ऐसी अनसर्टनिटी में तो फिर आपके कैसे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक होंगे? यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो साइफर वाला मामला है वो एक दफा फिर क्यों हेडलाइंस में।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुतनाज़ा साइफर जिसकी बुनियाद पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये इल्ज़ाम आयद किया करते थे कि उनको अमरीकी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से हटाया गया, एक दफ़ा फिर ख़बरों की जीनत बना। और उसकी वजह यह है कि इसी हफ्ते अमरीका का एक वेब बेस्ड मीडिया आउटलेट है, उन्होंने मुबैना तौर पर वो जो साइफर है या जो सिफारती मरासला जिसे कहते हैं उसका जो मतन है वो छापा है। और उनका दावा है कि उनको पाकिस्तानी जो फ़ौज के ज़राए हैं उनसे ये जो साइफर का जो टेक्स्ट है वो दिया गया है। अब उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ज़ाहिर है कि बहुत सी ऐसी तफसीलात जो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में थी, क्योंकि वो जो सिफारती मरासला था, जो हमारे सफ़ीर थे उस वक्त वाशिंगटन के अंदर असद मजीद साहब, अब वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं, कुछ दिनों के बाद वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो उन्होंने लिखा था जब उन्होंने एक अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकार हैं डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की थी। और शहबाज, अगर आप अगर ज़ाहिर है कि इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद ये जो दी इंटरसेप्ट है जिन्होंने ये छापा है वो खुद कह रहे हैं कि वो इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनको किसी भी ज़राए से ना पाकिस्तान से ना अमेरिका से तस्दीक हुई है। लेकिन उसके अंदर जो वो बात कह रहे हैं, आई थिंक वो क्रक्स उसमें ये था कि अमेरिका जो है वो नाराज़ था इमरान खान साहब से, इसलिए नाराज़ था कि वो जब रूस ने इन्वेजन की यूक्रेन की तो उस वक्त वहाँ पर वो दौरा करने चले गए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अमेरिका ये समझता था कि वो उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, वो उनका अपना फैसला था, इंडिविजुअल पॉलिसी थी, वो बाकी जो रियासती इदारे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फैसला नहीं था। दो कि हमारे जो सफ़ीर हैं उन्होंने कंटेस्ट करने की कोशिश की कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था। और उसमें जो की एलिमेंट है आगे चल के जिसको इमरान खान समझते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उन्होंने कहा कि इस दौरे की वजह से जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको डेंट तो पड़ा है, लेकिन अगर क्योंकि उस वक्त ये पब्लिक नॉलेज में चीज़ें थी, PDM ये ऐलान कर चुकी थी कि वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाए, आगे चीज़ें मूव ऑन कर जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यू नेवर नो कि आगे चीज़ें कैसे जाएंगी। इवन जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब ये वो आई थिंक पर्टिकुलर मुबैना तौर पर गुफ्तगू है जिसको PTI वाले कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। और अगेन देखें, इसमें काबरा 2-3 चीज़ों को अगर हम करें, एक तो ये कि इस तरह की चीज़ों की तस्दीक तो नहीं की जाती, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। इतनी जो सेंसिटिव स्टोरी होती है वो कोई भी रिपोर्टर, कोई भी इदारा वो बगैर एविडेंस के वो नहीं करेगा। और अगर ये खबर गलत होती, उसके अगर वो जो मरासले की आप बात करें कि उसका ऑथेंटिसिटी के ऊपर इशू होता, तो फौरी वजारत खारजा से कहीं ना कहीं इसका ऐसा रिएक्शन आता कि इंटरसेप्ट वालों को पता चल जाता कि खबर गलत हो गई है, वो बाउंस बैक कर रही है। तो लेट्स टेक इट ऑन द फेस वैल्यू कि वो जो भी है वो ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कुछ इसके जो आपने भी देखा जो इनिशियल रिएक्शन आया, बजाय कि वो जो खबर है उसको डिस्कस किया जाता, वो टारगेट करे मैसेंजर को कि जी ये जो रिपोर्टर है, वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द स्टोरी, कि इनका PTI के साथ कोई ताल्लुक है तो इसलिए उन्होंने ये खबर फाइल कर दी। ये मैं इसके ऊपर मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा कि आप चेहरा ना देखें कि किसने स्टोरी फाइल की है। ठीक है, उसकी एक रिपोर्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, हमेशा मैटर करती है, बट एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, वो ब्लैक एंड वाइट में वो छाप रहे और उन्होंने पूरा वो छाप दिया है। अब उसके पीछे कोई बात रही नहीं है करने वाली। अब ये बात लेकिन इसमें जो पॉइंट है ना डिबेट करने वाला, आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये बिल्कुल बात ठीक है कि उसके जो आप कह लें कंटेंट है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी है कि फ्रॉम इवन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी देखें, क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस कवर करता हूँ, ये जो साइफर या ये डिप्लोमेटिक केबल होती है, दीज आर हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और साइफर का मतलब ये भी होता है, लोगों को पता भी होगा जिनको नहीं भी पता, कि आम तौर पर जब दुनिया में जितने भी फॉरेन मिशंस होते हैं अपनी हुकूमतों को वापस जब इस तरह के इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करते हैं तो वो कोड वर्ड्स में होता है। जिस तरह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के अंदर भी एक साइबर विंग है, साइफर विंग है। तो साइफर जो विंग है वो क्या करता है कि जो मैसेज अगर वाशिंगटन से आया होगा तो साइफर विंग वहाँ पे भी मौजूद है, उन्होंने उसको कोड वर्ड्स में कन्वर्ट किया होगा, यहाँ पे भेजा होगा, यहाँ पर जो साइफर विंग के लोग हैं उन्होंने उसको डी कोड किया होगा। अब इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड लोगों तक होती है और बहुत से केसेस में फॉर आईज ओनली होती है कि आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, अपने पास रख भी नहीं सकते।
अब इसके अंदर एक जो सवाल है, एक तो आपकी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो ब्रीच हुआ है। देखिए, अगर फर्ज करें कि ये वाकई ही कामरान कॉपी ये किसको authentic जाती है साइफर की? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जाती है। इस केस में गई प्राइम मिनिस्टर को गई, ये डिपेंड करता है कि सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को गई, DGISI को गई होगी, और GHQ को जाती है, GHQ आर्मी को चीफ गई जाती होगी, है। ठीक है, भाई यही है ना, और फॉरेन मिनिस्टर को गई होगी। तो फॉरेन मिनिस्टर तो पार्ट ऑफ द, क्योंकि फॉरेन ऑफिस तो वो तो होता ही उनका। तो ये कॉपी तो इन लोगों के पास है और इनमें से किसी एक ने अच्छा, मैं अगला जो कहने लगा हूं ना कि अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि मैसेंजर को टारगेट कर रहे हैं और ये समझते हैं कि जी हमारा नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, ये काम तो बहुत आसान है। ये उस तरह कैबिनेट की मीटिंग तो नहीं है कि मिनट्स होते हैं और बाकी चीज़ें बहुत से लोगों के पास हैं, तो शायद वहाँ से लीक, जैसे आपने कह दिया 4-5 क्लियर कट लोग हैं, तो बड़ा इजी है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना। और ये हर कोई मैसेज, अगर तो एक्चुअल जो ओरिजिनल साइफर होता है वो तो कोडेड होता है, वो तो कोई आपके पास मेरे हाथ लग भी जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ये जो उसको पैराफ्रेज करते हैं, उसको डी कोड करते हैं, उसकी कॉपीज को जाती हैं। तो जिन जिन के पास गई हैं उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एक स्टोरी आइडिया है। वैसे जरा ये चेक कीजिएगा कि जो साइफर जिस सिस्टम्स के ऊपर होता है, कोड और डी कोड, वो सिस्टम किस कंपनी का और किस कंट्री का, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। तो ये तो चलें, खैर ये देखने वाली बात है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक वो इसलिए सस्पेशन जो है वो PTI की तरफ जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जो कॉपी उनको दी गई थी वो उनसे गुम हो गई है। अब एक जो उसके अंदर स्पेकुलेशन ये है कि शायद क्योंकि अब वो जेल में है, कन्विक्शन हो गई है, तो एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी उन्होंने ये बैकअप प्लान के तौर पे रखा हुआ था कि अगर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो दोबारा ये साइफर वाला मामला जो है वो खबरों की जीनत बने और प्रेशर बिल्डअप हो, और फिर जो एम्फेसिस, जो द इंटरसेप्ट का भी जो एम्फेसिस है ऑन के जी मुझे एक खास सोर्स से वो खबर आई है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर के जरिए कि अभी भी विद इन द एस्टैब्लिशमेंट मे बी देयर आर पीपल हु सिंपैथाइज विद इमरान खान। तो ये इसके अंदर काफ़ी आई थिंक इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको आई थिंक जिनको डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है। लेकिन लेट्स सी, ये मामला अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि मैंने अगर ये ट्रांसक्रिप्ट या जो भी कॉन्वर्सेशन है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो जो फॉरेन पॉलिसी को लोग क्लोजली देखते हैं, आप किसी भी डिप्लोमेट से, रिटायर्ड डिप्लोमेट से पूछ लें, इसमें ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं है, सिवाय इसके कि जो बंद कमरों में इस तरह की जो डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं बिटवीन डिप्लोमेट्स, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन एट टाइम्स जो आपके दोस्त ममालिक होते हैं, वो इसी तरह की बहुत कैंडिड और ओपन डिस्कशंस होती हैं क्योंकि दे आर नॉट मेंट फॉर पब्लिक। तो इस मरासले को सामने रखते हुए ये कहना कि कोई साजिश हुई है, आई डोंट थिंक सो कि आप कंक्लूसिवली ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। और वैसे भी इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं इससे पहले कि इसका जो सारा जो प्लान था उनको हटाने का, ये तो जुलाई अगस्त 2021 से शुरू हुआ था। उस वक्त तो ना तो यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, ना उन्होंने रूस का दौरा किया था, तो उनके अपने बयानात में भी तजादात हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।